हम उनसे खूब सारा सामान खरीदते हैं, कभी उन्हें हिंदी चीनी भाई भाई भी कहते हैं और उनके साथ कभी कभी झूला भी झूल लेते हैं। और अब वो लद्दाख में हमारे सामने है जहाँ पर हमारी फ़ौज के 3 लोग शहीद हुए हैं। तो गलवान सेक्टर में इस वक्त में तनाव फैला हुआ है। आप उमा और राजीव, आप लोगों में से कोई भी हमारे दर्शकों को ये समझा पाए कि मैं, हो सकता है ये नाम ठीक से ना पढ़ पा रहा हूँ, डारबुक शायोक दौलत बेग ओडी रोड जो है, ओल्डी रोड जो है, उसको लेकर चीन के अंदर काफ़ी घबराहट है क्योंकि ये कराकोरम पास तक जोड़ती है। तो ये किस तरीके की रोड है, या क्या ये एक तनाव की वजह है जिसका जो जैसा कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और ये हमारे पास एक तरीके से रणनीतिक तौर पर हमको अपर हैंड मिलता है अक्साई चिन तक जाने के लिए, वहाँ पर हम काउंटर कर सकते हैं। आप दोनों में से जो भी इस इलाके की टोपोग्राफी को समझते हो वो हमें समझाएं। उमा पहले। जी देखिए, स्ट्रेटेजिक लिहाज से इसको काफी इंपॉर्टेंट रोड माना जाता है और इसके जरिए, जैसा कि राजीव ने भी बताया, कि हम हर तरह की सप्लाई, जो डिप्लॉयमेंट है, इन्फोर्समेंट है, वो ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हैं। और जो एलएसी से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर एक इलाका है जहां पे जाके ये दौलत बेग ओल्डी जो सड़क है वो खत्म होती है, और इतने नजदीक तक जब इस तरह की सप्लाई पहुंच पाए तो जाहिर है कि चीन के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। तो जो लगातार भारत ने अपने आप को फोर्टिफाई करने की, अपने इलाके में अपनी मजबूती करने की जो कोशिश की है, वो लगातार चीन को जो है वो नागवार गुजरता रहा है। इस पे ज्यादा आपको राजीव बताएंगे। मैं एक छोटी सी चीज इसमें बताना चाहता हूं कि किस तरह से, जो आप बात कर रहे थे कि किस तरह से इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी चीन जो है वो इस तरह से युद्धोन्मादी हो रहा है और इस तरह की हरकत को उसने अंजाम दिया है। तमाम दुनिया के देशों को यह लगता है कि चीन जो है वो अपने यहाँ जो वायरस जिसको लेकर लगातार उससे सवाल पूछे जाते रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसे दूसरे इश्यूज चाहता है जिसपे दुनिया का ध्यान उस तरफ जाए। और अगर आप चीन को भारत जो एक क्वाड जो सिक्योरिटी डायलॉग जो कि 2007 में शुरू किया था, जिसमें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान जो है वो एक ब्लॉक बनाकर एक सिक्योरिटी एनहेंसमेंट की जो कोशिश कर रहे हैं, चीन को वो भी लगातार खटकता रहा है और वो सोचता है कि ये चीन को घेरने के लिए है। तो तमाम तरह के जो सैन्य जो गतिविधियां हैं भारत की तरफ से, अपने आप को मजबूती देने की, अपने इलाके में ढांचागत विकास की, और जो इंटरनेशनली भारत की जो कूटनीतिक कोशिशें हैं, ये दोनों चीन को लगातार नागवार गुजरती रही है। और ये भी एक वजह है कि उसमें जब 370 का एस्पेक्ट जुड़ता है तो तमाम चीजों को मिलाकर चीन जो है उसने इस तरह के एक विवाद को इनिशिएट किया है, जमीन पे आके वो पहले बैठा और अब इस तरह की जो एक हरकत को अंजाम दिया है जिसमें भारतीय जवान जो हैं वो और अफसर जो हैं वो शहीद हुए हैं। जी उमा, और हमारे साथ राजीव रंजन भी हैं और नीता शर्मा भी हैं। राजीव, इस पूरे इलाके में इस वक्त जो स्थिति है वो निश्चित ही काफ़ी देर में पता लग रही है हमको। देर रात की घटना भी अभी कई घंटे बाद पता लगी, लेकिन अभी डिप्लॉयमेंट किस तरह का है? भारत सरकार की तरफ से क्या जानकारियां दी जा रही हैं, औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से? कब तक ये स्टैंड ऑफ बना रह सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है? देखिए, इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। इवन तैनाती को लेकर बात करें तो कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि भारतीय सैनिकों की कितनी तैनाती है। लेकिन अगर बात करें तो नंबर की बात करें तो जितने चीन के सैनिक तैनात हैं उतने ही करीब भारत के सैनिक भी तैनात हैं। अगर इस पूरे इलाके की बात करें, उमा जिस तरह से बता रहे थे कि पहले जो चीन का एतराज था इस बात को लेकर था कि भारत ये सड़क क्यों बना रहा है जो पूरा दौलत बेग ओल्डी तक जाता है। भारत का ये कहना है कि ये जो सड़क जो बनाया जा रहा है एलएसी से काफी दूर है भारतीय इलाके में। बेशक इसका रणनीतिक महत्व है, लेकिन ये जो सड़क बनाया जा रहा है ये स्थानीय लोगों के मदद के लिए बनाया जा रहा है। भारत ने साफ तौर पर चीन को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आपके विरोध के बावजूद ये सड़क का काम हम नहीं रोकेंगे, बनाएंगे। जो पुल बनाने की जरूरत है वो बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा इलाका है और ये एलएसी से काफी दूर है। जबकि चीन का ये कहना है कि नहीं, आप इस इलाके में जो सड़क नहीं बना सकते हैं। और जो इससे पहले आपको बता दें कि चीन जो गालवान का जो इलाका है वहां भी जो अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी। अमूमन चीन के जो सैनिक है जो गालवान घाटी में नहीं आते थे, भारतीय सैनिक वहां पहले से तैनात होते थे। फिंगर 4 की बात करें, इवन आप फिंगर 4 की बात कीजिएगा तो फिंगर 4 में भी चीनी सैनिक नहीं रहते थे। चीनी सैनिक रहते थे फिंगर 8 के इलाके में, वहां उनकी बकायदा पोस्ट बनी हुई थी, हट बनी हुई थी। लेकिन अब जो है चीनी सैनिक जो है फिंगर 4 तक आ गए और भारतीय सैनिक को जो पहले पेट्रोलिंग करने के लिए फिंगर 8 तक जाते थे, ये पैंगोंग त्सो लेक का इलाका, झील का इलाका है।
अब उसे भारतीय सैनिक को जाने नहीं दिया जा रहा, उसे रोका जा रहा है। तो भारत की जो चीन के से जो बातचीत जो चल रही थी पिछले 1 महीने से, जो लगातार जो आमने सामने जो सैनिक जो तानातानी खड़े हैं, और जो 6 जून को जो बातचीत जो हुई, फाइनल जो बातचीत हुई, जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल बातचीत हुई थी, उसमें सहमति बनी थी कि बातचीत के जरिए दोनों देश जो है विवाद को सुलझाएंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से बयान भी आया था, लेकिन साफ तौर पे जो भारत के जो हमारे सेना के सूत्र वो बता रहे थे कि चीन जो है बातचीत के जरिए तो कुछ और दिखाना चाह रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो उस बात को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहा है, जिसका जो नतीजा ये देखने में आया कि जो लद्दाख का जो गलवान जो इलाका है, वहां पर जो है हमारे और जो चीनी सैनिकों के बीच में हटने की प्रक्रिया के दौरान मारपीट होती है। और मारपीट ही एक मामूली मारपीट नहीं होती है, झड़प ऐसा होता है कि जिसमें हमारे 3 सैनिक शहीद हो जाते हैं और तकरीबन 4 से 5 जो है जो चीनी सैनिक मारे जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि आपसी विश्वास जो कहा जा रहा था कि बहुत मजबूत है, रिश्ता मजबूत है, अब वो खाई कितनी गहरी हो गई है। हालांकि चीन की कोशिश के बाद जो है सुबह 7:30 बजे से बातचीत हो रही है, लेकिन उस बातचीत का क्या नतीजा निकला है अभी तक इसको शेयर नहीं किया गया। दिल्ली की बात करें तो रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में तीनों सेना प्रमुख बैठे हैं, पूरे हालात का जायजा लिया उन्होंने। नीता के पास चलेंगे। नीता, आप बताइए, सरकार की तरफ से कोई जानकारी, कोई ब्रीफिंग, कोई मीटिंग, या फिर आपको ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बताया जा रहा है इस पूरे मामले के बारे में? मनोरंजन, 3-4 अहम बातें हैं। अभी जो रक्षा मंत्री हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे इस पूरे सिचुएशन के बारे में, क्योंकि अभी उन्होंने ऑलमोस्ट 1 घंटे लंबी जो है वो मीटिंग ली है, जिसमें सीडीएस भी थे और सभी सर्विस चीफ्स भी थे, जिसमें लद्दाख की जो सिचुएशन है वो रिव्यू की गई है। सरकारी सूत्र अब इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं कि वहां पे कोई फायरिंग नहीं हुई है। वहां पे हाथापाई और स्टोन पेल्टिंग के जरिए जितनी भी जो स्थिति है वो बिगड़ी है। चाइना ने आज सुबह 7:30 बजे मीटिंग कॉल की थी, इसलिए सीनियर स्तर पर अभी जो बातचीत है वो वहां पर हो रही है। भारत सरकार द्वारा जो है अभी एक अमेंडेड स्टेटमेंट जो है वो भी रिलीज किया गया है, जिसमें बोला जा रहा है कि एस्केलेशन, जो डी एस्केलेशन का वहां पे काम चल रहा था, उसमें एक वायलेंट फेस ऑफ जो है वो कल रात को वहां पर हुआ, जिसके कारण कैजुअलिटीज जो है वो दोनों ही तरफ हुई। लॉस ऑफ लाइफ्स इंडियन साइड में भी हुआ और चाइनीज साइड में भी हुआ। अभी एक मीटिंग चल रही है, यानी भारत सरकार ऑफिशियली अभी से मान रही है कि वहां पर एक मीटिंग चल रही है। नीता, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, रिटायर्ड हैं अभी, और आप हमारे साथ हैं। सर, इस वक्त जो स्थिति भारत और चीन के बीच बनी हुई है उस पर आपकी क्या जानकारी है, और इस एरिया में कितना एस्केलेट हो सकता है? ये जो स्टैंड ऑफ है, ये जो झड़प हुई है, कितनी आगे तक जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये कैजुअलिटी होना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कर्नल लेवल ऑफिसर और 2 जवान का जो कैजुअलिटी की खबर आई है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम स्थिति को देखें इस वक्त में, तो वहां पर एलएसी के ऊपर में स्टैंड ऑफ और टेंशन की माहौल तो पक्का है, लेकिन हमको सबसे पहले एक बहुत मेच्योरिटी की बात होगी कि हम ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करें। ऑफिशियल स्टेटमेंट ही बताएगी कि एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ था और क्या चाइना की इंटेंशन थी और क्या गलती हुई है, जब किस प्रकार इसको मैनेजमेंट करना चाहिए। देखिए, 3 बात है, हम इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे जब कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा, जिस प्रकार से आपने पूछा है। वैसे तो ये जो अभी मीटिंग चल रही है मेजर जनरल लेवल की, ये ऐसा लगता है कि इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से, फौज की तरफ से जो स्टेटमेंट आएगा उससे स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर हम आंकड़ा लें, जो मीडिया से पता लग रहा है वो इस प्रकार है कि हमारी साइड में एक कर्नल साहब और 2 जवान की जो मार्टिरडम हुआ है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये ग्लोबल टाइम जो चाइना का अखबार है, उससे भी पता लग रहा है कि उनके 5 पीएलए के जवान हैव बीन किल्ड और 11 इंजर्ड हैं। देखिए, ऐसा जब होता है तो फेक न्यूज इनपुट वगैरह आती हैं, तो हमको वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। तो इसलिए सूझबूझ यही होगी कि हम थोड़ा इंतजार करें। अगर आप स्थिति को देखें तो इस जगह में टेरेन भी बहुत मुश्किल है, जो फेस ऑफ और स्टैंड ऑफ की स्थिति है, टेंशन भी है। अगर आप मोटे तौर से देखें तो
मई के पहले हफ्ते से ही चाइना की एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, अग्रेसिव थी, प्रोवोकेटिव थी और डिविजनरी थी। और 6 जून को जो मीटिंग हुई थी उसके पश्चात मीटिंग्स ही चलती जा रही हैं और जो जिस स्पीड के साथ में एक्शन होना चाहिए वो लग नहीं रहा है। नहीं तो ऐसे सिचुएशन होनी नहीं चाहिए। मेरा तो यही एक सुझाव होगा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट का थोड़ा इंतजार करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, लेकिन ये जो घटना हुई है, ये घटना देखने को मिलती नहीं है। ये बॉर्डर वैसा नहीं है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। 67 के बाद इस ढंग की बात जो हुई होगी तो आखिर इसका मतलब टेंशन काफी ऊंचे लेवल पे होगा जो ये स्थिति हुई। नहीं तो यहाँ पे बिना हथियार के पेट्रोलिंग होती है, हम सब जानते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात तो हुई होगी। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि ये बिना हथियार के पेट्रोलिंग नहीं होती है। फौजी कभी भी अपने हथियार से दूर नहीं जाता है। फौजी और हथियार एक चीज है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। दूसरी बात, लास्ट जो फायरिंग हुई थी इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर में, वो 1975, आज से 45 साल पहले फायरिंग हुई थी। इलाका था तुलुंगला, वेस्ट कामेंग, अरुणाचल के ऊपर में, जहां पर 3-4 मौत हुई थी। लेकिन देखिए, जब फौजी जाता है, एलएसी के ऊपर जाता है, तो वो एक फौज की कार्रवाई की तरफ जाता है, तो उसके पास में अपना हथियार होता है। लेकिन हमने देखा है कि जितने भी फेस ऑफ हुए हैं रिसेंटली, उसके अंदर में एक दूसरे को पुश करते हैं, जॉस्लिंग करते हैं और स्टोन पेल्टिंग वगैरह भी हुई है। लेकिन ये शोभा नहीं देता है दो देशों के बीच में इस प्रकार से फेस ऑफ हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो हमारा एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म है कि ऐसी सिचुएशन को कैसे सुलझाया जाए, वो ठीक काम नहीं कर रहा है। और ये तो है जगह एलएसी का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअली अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो इस इलाके के अंदर में जो हमारी सरहद है वो अक्साई चीन को इंक्लूड करती है। जो चाइना है वो 37,555 स्क्वायर किलोमीटर एडवर्स पोजीशन में है। और जिस प्रकार हमने देखा है, ये तो कोरोना का समय है और चाइना ने इतनी अग्रेसिव अपना पेट्रोलिंग और उनकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा थी। लेकिन 6 जून के बाद में वो मूवमेंट भी हुई थी पीछे की तरफ में और एक्टिविटी भी कम हुई है। और 6 जून पे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने अटेंड की थी, लेकिन उसके बाद में मेजर जनरल साहब ने भी अटेंड की हैं और लोकल ग्राउंड के ऊपर में भी मीटिंग्स हुई हैं। ये क्या असलियत है, क्या सत्य है, क्या एक्चुअल है, इसका तो ऑफिशियल स्टेटमेंट ही बताएगी। और ये बहुत मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है और बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, ये जो कर्नल साहब होता है ना, रैंक, अभी ये डिटेल मालूम नहीं है कि ये सीओ साहब थे कौन थे, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि फौज के अंदर में जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, जो कर्नल होता है, वो खुदा की तरह होता है जवान के लिए। कर्नल का इस प्रकार मार्टियरडम बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब है कि थोड़ा और डिटेल जरूरत है। ऐसे दिमाग के अंदर में शक आता है कि ये क्या कारण होगा, किस प्रकार से हुआ होगा, क्योंकि दिमाग तो एकदम गलत तरीके की तरफ सोचने लग जाता है और ओवर एनालिसिस ठीक नहीं है। और जिस प्रकार सुना है, जिस प्रकार से कहा है कि अभी ये टॉक्स हो रही हैं, टॉक्स की जाएंगी, इसको सुलझाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट रहना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और कोई भी जो चुनौती है उसके लिए एकदम तैयार रहना चाहिए। एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे चाइना के 5 PLA मरे हों, चाहे उनके 11 इंजर्ड हों, लेकिन हमारा एक ऑफिसर, हमारा 2 जवान, अगर ये न्यूज सच है और उसकी डिटेल ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जी गुरमीत जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो गलवान वैली में हो रहा है, इसका असर और भी इलाकों में हो सकता है, क्योंकि ये तनाव सिर्फ इसी पॉकेट, क्या हमारे बीच में और चीन के बीच में ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि हम जो इलाके के जो तनाव हैं उनको इलाकों में ही सीमित रहने दें, या ये तनाव और भी जगहों पर इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम कई और जगहों पर भी तनाव में हो सकते हैं? अभिषेक जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, हमारा मैकेनिज्म, जो एस्टेब्लिश मैकेनिज्म, बहुत ही अच्छे हैं। इसके पीछे में 4 एग्रीमेंट हैं। बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, BPTA 1993, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन मिलिट्री फील्ड 1996,
2005 का प्रोटोकॉल और 2013 का बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब जमीन के ऊपर में होता है तो हमने देखा है कि पेट्रोल्स के बीच में फेस ऑफ होता है और कई जगह में थोड़ा झड़प भी हो जाता है। आपने देखा था कि 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के अंदर में जो फेस ऑफ हुआ था उसमें 4 भारतीय इंजर हुए थे और पीएलए के 9 जो उनके सैनिक थे वो भी इंजर्ड हुए थे। और अभी इसी जगह के अंदर में जो पगेंगचो लेक का इलाका है, नॉर्थ बैंक ऑफ पगेंगचो, इसके अंदर भी मई 5 और 6 को इसी प्रकार की झड़प हुई थी। और अभी ये जो इंसिडेंट बताया जा रहा है जो गलवान वैली का है, हो सकता है यहां पर भी हो, लेकिन मैं किसी नतीजे पर जहां ओवर एनालिसिस नहीं करना चाहता हूं। देखिए, आपने सवाल अभिषेक जी बहुत अच्छा किया है कि क्या मैकेनिज्म है। उस जगह के अंदर में ईस्ट लद्दाख में हमारे पास हॉटलाइन है, जो ग्राउंड कमांडर है वो हॉटलाइन उठाकर टेलीफोन की तरह आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हमारे पास में 2 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग साइट्स हैं, एक चुशूल में और एक समरलुंगपा ऊपर में नॉर्थ की तरफ में, और दोनों के ऊपर में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग और फ्लैग मीटिंग की जाती है। 6 जून से पहले 8-9 मीटिंग की थी अलग अलग लेवल पर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर लेवल के ऊपर में। सुलझा नहीं तो 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल साहब के लेवल के ऊपर में बीपीएम किया। वो एक काफी अच्छा मीटिंग था। उसके बाद में डिटेल्स में, विस्तार में डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन, डिसएंगेजमेंट करने के लिए और भी मीटिंग हो रही थी। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मेरा तो सुझाव है कि थोड़ा इंतजार करते हैं। आर्मी स्पोक्समैन, जहां एमओडी, जहां जो भी आके बताएंगे, क्योंकि देखिए जो भी आके बताएंगे वो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बताएंगे। हमें इस वक्त में सोशल मीडिया, जहां फेक न्यूज, क्योंकि देखिए भारत और चीन जो हैं ये 2 सिविलाइजेशन हैं, अनब्रोकन सिविलाइजेशन। 2.7 बिलियन हमारी नफरी है दोनों देश की, और 20% जीडीपी कंट्रोल करते हैं। और ये समय भी कोरोना का है, समय है जब पूरा विश्व कोरोना लड़ रहा है। इसके अंदर में बहुत लोग लगे हुए हैं मीडिया वॉर के लिए, साइकोलॉजिकल वॉर के लिए। और एक चीज देखिए बहुत क्लियर है, जो चाइना की आर्मी है, जो चाइना है, वो मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और लीगल वॉर में बहुत विश्वास करता है। इसीलिए हमने देखा है पिछले 1 महीने से इतने ज्यादा वीडियोस आ रहे हैं, उनकी एक्सरसाइज दिखा रहे हैं। ग्लोबल टाइम न जाने क्या क्या बोलता है, तो उनका बहुत ही प्रोवोकेशन रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारा जो मीडिया है वो काफी मैच्योर है, बैलेंस्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना भारत के मीडिया को, भारत की डेमोक्रेसी को बिल्कुल समझता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस है, आपने बहुत वाजिब बात कही है लेफ्टिनेंट जनरल साहब। एक पूर्व फौजी होने के नाते हमने देखा कि स्टूडियो में कैसी कैसी बातें होती है, ऐसा लगता है कि स्टूडियो में ही युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने बहुत सैनिटी की बातें कही है, बहुत अच्छे शब्द आपने यूज किए हैं कि ये समय ऐसा है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, अभी कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग हुई थी, उसमें चाइना और नेपाल दोनों पे सवाल पूछे गए थे। दोनों के तरफ कुछ कुछ दिक्कतें हैं दोनों देशों के बीच, और उन दोनों के जवाब में कोई जवाब नहीं दिया गया एक तरह से। तो क्या हमें एक्चुअल चीज नहीं बताई गई, या फिर जो कुछ वहाँ हो रहा था वो उसको हैंडल करने में दिक्कत हुई? इस पे तवज्जो चाहूंगा आपका। आपने बहुत सुंदर सवाल किया है और एक बहुत सूझबूझ वाला सवाल है। देखिए, 2 देशों के बीच में जब बॉर्डर के इशू के ऊपर में, जब एलएसी के इशू के में बात होती है, हमने देखा कि किस प्रकार नेपाल ने हमारा जो सड़क थी धारचूला लिपुलेख की, उसका इनॉग्रेशन के बाद में अपने आप यूनिलैटरली एक नया मैप डाल दिया, लिम्पुयुदुरा, लिपुलेख और काला पानी को इंक्लूड करके। ये बिल्कुल गलत बात थी, सरसरी तौर पर मैं बोलूंगा मुख्य तौर से बिल्कुल गलत बात थी कि जो इलाका ट्राई जंक्शन है, जिसके अंदर में चाइना, इंडिया और नेपाल की बात है, तो उसमें सिर्फ नेपाल कैसे यूनिलैटरल अपना पक्ष रख सकता है, वो भी एक पॉलिटिकल मैप करके। हो सकता है कि नेपाल के अंदर में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, चाइना से ना जाने कितना डेप्थ, लोन, बोरोइंग लिया होगा, उनके ऊपर में क्या कंपल्शन होगी, ये तो बात अलग है। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो
बात होती है एलएसी के ऊपर में, और सबसे मोटी बात क्या है कि एलएसी की क्लैरिफिकेशन अभी पूरी नहीं हुई है। मैं चाइना 7 बार गया हूं एज ए पार्ट ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट वर्किंग ग्रुप और एनुअल डायलॉग के ऊपर में। मैं एक बार मिलिट्री डेलीगेशन को भी 2012 में लेके गया था, और 2000 के अंदर में हमने मिडिल सेक्टर यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो मैप्स हैं एलएसी परसेप्शन वो एक्सचेंज किए थे। और 2002 में जब हम लोग गए थे बीजिंग में एक्सचेंज करने के लिए लद्दाख का मैप एलएसी क्लैरिफिकेशन के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो एक्सरसाइज वहीं खत्म हो गई। ये सबसे जरूरी है कि हम लोग एलएसी क्लैरिफिकेशन एक्सरसाइज को दोबारा करें। और आपने बहुत एक सूझबूझ से आप बात की है कि देखिए अभी जो एलएसी क्लैरिफिकेशन है वो सब जुडिस है, अभी नेगोशिएशन नहीं हुआ है, डिस्कशन नहीं हुआ है, तो इसके बीच में सरकार भी बहुत सूझबूझ से अपनी बात करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग मीडिया में ऐसे बात करें या कोई फौजी ऑफिसर ऐसे नहीं बात सर, हम कभी ऐसे बात नहीं करते सर, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। हमारे साथ हमारी फॉरेन एडिटर कादिमनी भी जुड़ गई हैं, और कादिमनी को मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब आप इनको भी सुनिएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस एमईए ब्रीफिंग की जिक्र मैं कर रहा हूं उनमें इन्हीं के सवाल थे नेपाल और चाइना को लेकर के, और उस पर जो कादिमनी के सवाल थे उस पर जो है कोई ठोस जवाब नहीं आया था। कादिमनी, अब जो स्थिति बनी है, अब क्या आपको एमईए की तरफ से बताया जा रहा है, क्या कोई चीज आपको जानकारी दी गई है या नहीं दी गई? देखिए मनोरंजन, अभी तक कोई जानकारी इस तरह से कोई आधिकारिक बयान कुछ भी विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं आया है। हालांकि ये निश्चित है कि जितनी बड़ी ये चीज़ हुई है, जितनी बड़ी खबर है, जितनी बड़ी घटना है, काफ़ी सोच समझकर एक एक शब्द तौलकर विदेश मंत्रालय इन चीज़ों का जवाब देता है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है कि एक एक्शन रिएक्शन होगा, बल्कि ये एक लंबा रिश्ता है और एक कूटनीतिक रिश्ता है। तो किस तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाए, किस तरह से इस पर एक अपर हैंड हो, किस तरह से आगे यहाँ से चला जाए, क्योंकि ये बिगिनिंग और एंड ये एक घटना नहीं हो सकती। यहाँ पे एक घटना हुई है, निश्चित तौर पर बेहद गंभीर घटना है, और इसको किस तरह से हैंडल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो आपको चीन को हैंडल करना है, दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर जनता में क्या एक संदेश दे रहे हैं, क्योंकि जो भी बयान आएगा विदेश मंत्रालय की तरफ से एक्चुअली वो भारत सरकार का बयान है। तो इस पर न सिर्फ दुनिया भर की नजर होगी बल्कि पब्लिक की भी नजर होगी। तो एक एक वर्ड जो है बड़ा वो सोच संभाल कर और देख कर देना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में किस तरह से सोशल मीडिया पर या बाकी जगहों पर किस तरह से चल रहा था कि आमने सामने भारत चीन के सैनिक खड़े हैं, लेकिन बयान जो हम जब सवाल पूछ रहे थे जिस ब्रीफिंग की बात आपने की और उसके अलावा भी कई और ब्रीफिंग, सब में हमने यही देखा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे विवाद को, जो एक मार्गदर्शन है दोनों नेताओं का, चीन के जो शी जिनपिंग हैं और भारत के पीएम मोदी हैं, उनके मार्गदर्शन में शांतिपूर्ण तरीके से हम इसको सुलझाने की कोशिश करें। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि मुझे ये लाइंस याद हो गई हैं जो बार बार कही गई हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, मार्गदर्शन में और सीमा के इलाकों में शांति और स्थिरता के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। तो ये जवाब बार बार आया, लेकिन इस जवाब को हमको इस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि कहीं ये कोई एंड नहीं है और यहाँ से आगे भी रास्ते हैं, और इसको किस तरह से अपने पक्ष में अच्छे से इसको मोड़ना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कादिमनी, इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि चीन के विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग इस पर हो चुकी है, और चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत उनकी सीमा में आया और उसके बाद जो है इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ की गई, प्रोवोकेटिव अटैक्स किए गए चीन के जवानों के खिलाफ, और जिससे सीरियस फिजिकल कन्फ्लिक्ट हुए हैं बिटवीन ट्रूप्स फ्रॉम बोथ साइड्स, ये उन्होंने कहा है। हालांकि ये नहीं कहा है कि घायल किस तरफ कितने हुए, और ये भी कहा है कि भारत के साथ उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट और सॉलेम रिप्रेजेंटेशन लॉन्च किया है, दर्ज किया है, भारत के साथ विरोध दर्ज किया है। तो चीन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी औपचारिक तौर पर आ चुकी है। और ग्लोबल टाइम्स में तो इस समय मार पड़ी हुई है वहां के एडिटर्स के बीच में कि किस तरह से कहां से कोट करके क्या चला दें, और फिर उसके बाद वो सफाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय मीडिया इस मामले में अभी काफी संतुलित है। हमारे साथ राजीव हैं। राजीव, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। नमस्कार। तो हम जो है चीन पर चर्चा जारी रखे हुए हैं, और हम आप देख सकते हैं हमारे सभी सहयोगी भी हैं और लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन हम काफ़ी देर से हमारे राजीव रंजन इंतजार कर रहे हैं। राजीव, कुछ अपडेट है, कुछ बताइए, क्या आपके डिफेंस मिनिस्ट्री से कुछ कहा गया आप लोगों को?
देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सुशील चर्चा कर रहे थे कि चीन की ओर से कहा गया कि भारतीय सैनिक जो है चीन के इलाके में घुस आए और उसके बाद उन्होंने ऐसी उकसावे वाली हरकत की। चीन से ऐसी उम्मीद बिल्कुल की जा रही थी। चीन कभी नहीं मानेगा कि उसकी तरफ से ऐसी पहल हुई। भारत का ये कहना है कि जो चीन की ओर से जानबूझकर इस तरह की हरकत की गई और सेना के सूत्र हमें इस बात की लगातार इस बात को कहते रहे कि जो बातचीत का जो कह सकते हैं कि जो ऊपर की ओर दिखावा किया जाता था वो जमीन पर लागू नहीं किया जाता था। चीन के सैनिकों की ओर से बार बार ऐसी उकसावे वाली हरकत की जाती थी और जिसका नतीजा ये हुआ कि कल रात को गलवान घाटी में हटने की प्रक्रिया के दौरान हाथापाई होता है, मारपीट होता है और 3 हमारे सैनिक जो है शहीद होते हैं और चीन के जो है 4 से 5 सैनिक के मारे जाने की खबर है। तो एक सामान्य सी घटना नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। और जो बार बार मैं कह रहा हूं कि जो आपसी विश्वास जो था, जो दिखाने की कोशिश की जा रही है आपसी बातचीत के जरिए, वो खाई कितनी गहरी हो गई। एक और बात कहना चाहूंगा जो कादम्बनी कह रही थी कि हमेशा जो है अगर चीन को लेकर बातचीत करें तो जो बयान जो आता था विदेश मंत्रालय की ओर से आता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन को लेकर जो बयान आया है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया है, सेना की तरफ से आया है, जो साफ तौर पर ये कह रहा है कि पहले जो बयान आते थे विदेश मंत्रालय की ओर से, सेना की ओर से बयान आया कि जिसमें 3 सैनिक जो हताहत हुए कि उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये झड़प जो हुई है चीन की ओर से हुई है और जिसका नतीजा ये रहा कि हमारे 3 सैनिक शहीद हुए और 4-5 जो पाकिस्तान राजीव, आज चीन के सैनिकों मारे गए। जगह मीडिया में ये भी खबर थी कि जब भी चीन के साथ कुछ होता है लोकल लेवल पर तो आर्मी को पूरा कंट्रोल, आर्मी को पूरा अधिकार दिया गया है कि वो तुरंत उससे वहीं पर निपटे, दिल्ली के भरोसे न रहे। तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं तुरंत, क्योंकि इसके लिए आप दिल्ली से निर्देश जब तक लेंगे तब तक नुकसान हो चुका होगा। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं। सर, इस तरह की चीजें ऐसे मौकों पर होती हैं कि सेना को दिया जाता है कि आपको तुरंत जो करना है करें, दूर किसी निर्देश के भरोसे न रहें अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो। बिल्कुल, आपने सुशील जी बिल्कुल ठीक कहा है कि जो ऑन ग्राउंड कमांडर होता है वो अपनी सूझबूझ के मुताबिक करता है और मोटे डायरेक्शन तो होते हैं लेकिन स्ट्रेटेजिकल डायरेक्शन होता है, ऊपर से स्ट्रेटेजिक गाइडेंस होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड के ऊपर में सिचुएशन को मद्देनजर रख के एक्शन लिया जाता है। और ऐसी स्थिति जिसके अंदर में आपके कोई झड़प हो, जहां इस प्रकार जैसे खबर आई है कि एक ऑफिसर साहब और 2 जवान की मार्टियरडम हुई है, तो ऐसे में ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, दिमाग में तो बहुत चल रहा है कि एक्चुअल क्या हुआ होगा, लेकिन हमें अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो आपने सवाल किया वो बिल्कुल ठीक है, उसका जवाब बिल्कुल डायरेक्ट है कि जो कमांडर ऑन ग्राउंड होता है वो अपनी सूझबूझ से अपना काम करने के लिए फुल फ्रीडम है, कोई उसके ऊपर में रोक नहीं है, क्योंकि जो बात है वहां पर वो जीवन और मौत की बात है। क्योंकि दोनों ट्रुप्स जो दोनों साइड के होते हैं उनके पास में वेपन होते हैं और उसमें कोई पीछे देखने की, पीछे सोचने की बात नहीं होती। लेकिन उसके अलावा हर एक जवान, हर एक कमांडर बहुत सूझबूझ से, बहुत मैच्योरिटी से काम करता है। जिस प्रकार कादम्बनी जी बता रहे थे कि जितनी भी उन्होंने ब्रीफिंग सुनी है उसके अंदर में सोच, समझ और इस प्रकार की बातें होती हैं, उनको भी मद्देनजर रखा जाता है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो स्थिति होती है वहां पर टाइगर, वहां पर जो कमांडर, वहां पर जो सोल्जर है वही फैसला लेता है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जी गुरमीत जी, एक छोटा सा सवाल था, हो सकता है आप मुझे ठीक भी कर दें कि क्या ये जो अभी हालात हैं, जिस तरीके से चीन आके बैठा है, क्या इसकी तुलना करगिल की से कर सकते हैं हम? सवाल आपका बहुत डायरेक्ट है, बहुत सुंदर और बहुत डीप सवाल है। देखिए, कारगिल अलग था और जो ईस्ट लद्दाख वाला जो हुआ है बिल्कुल अलग है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ईस्ट लद्दाख के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारा और चाइना का बॉर्डर अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, उसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। असलियत तो ये है कि 1950 से जैसे चाइना तिब्बत के अंदर में आया, उसकी हरकतें एक्साई चीन के इलाके में बढ़ गई। और ये जो इलाका है लद्दाख का, अगर आप 1684 लद्दाख तिब्बत ट्रीटी, फिर उसके बाद में 1842 की ट्रीटी और सब ट्रीटी को देखें तो ये तो इलाका पूर्ण रूप से हमारा ही है। इसमें किसी भी भारतीय को शक नहीं होना चाहिए कि अक्साई चीन किसी और का है। अक्साई चीन पूर्ण रूप से हमारा है।
और 6 अगस्त 2019 को जो गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बोला था, वो पूरा भारतीय को मालूम होना चाहिए कि एक्साइज शिप बिलोंग्स टू अस, ये हमारी रेड लाइन है और इसमें बेटुक और बेबाक तरीके से ये हमारा इलाका है। पहली बात तो चाइना इस इलाके में आया है, वो 1950 से ही एक क्रीपिंग, स्क्विबल और आगे आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा है। 62 की लड़ाई के बाद में वो इस इलाके से हटा नहीं है, और जो 62 की लड़ाई के बाद में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था, जो स्थिति थी दोनों फौजों की, वहीं पर है अभी तक। तो अगर आप सत्य तो ये है कि उनकी एलएसी की परसेप्शन क्या है और हमारी क्या है, हमको मालूम नहीं है। एलएसी क्लैरिफिकेशन हैज नॉट बीन एक्सचेंज। और आपने बहुत गहरा सवाल किया है कारगिल के बारे में। कारगिल तो एक गंदे देश की गंदी चाल थी, नापाक चाल थी उनकी। वहां पर तो देखिए, हर एक जब विंटर्स आती हैं, तो जब स्नो आती है तो ट्रूप्स पीछे की तरफ आ जाते हैं कि वहां पर मुश्किल टाइम है, मुश्किल समय है, स्नो है, और ऐसे ही चल रहा था। लेकिन उस साल के ऊपर में जो गंदी नीयत है पाकिस्तान की, गंदी नीयत के तहत वो लोग इस इलाके में आए और देखा कि आपने किस प्रकार गंदी नियत का कार्य और क्या सफल। एक मिनट आपने बात बड़ी कही है तो मेरे को कहने दीजिए। आत्मा के रूप में जब बात होती है तो रोकिए मत आप इस बात को। जो पाकिस्तान की नापाक हरकत थी, जो एक गंदी चाल थी, और कारगिल में आके बैठे, धोखे से बैठे, चालाकी से बैठे, तो आपने देखा आखिर में क्या हुआ। उनके जो 526 जवान थे जिनकी मौत हुई, उन्होंने अपने जवानों की मॉर्टल रिमेन्स भी नहीं लिए। वो ये उनकी स्थिति है। तो देखिए, जब बात होती है ना दो देशों के बीच में, जब बात होती है दो सिविलाइजेशन के बीच में, वो अलग है। जब बात होती है नापाक और बिल्कुल मैं बोलूंगा जो हर वक्त गलतियां कर रहा है पाकिस्तान, तो ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपका कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है। जी लेफ्टिनेंट जनरल साहब, माफी चाहता हूं, एक ब्रेक लेना होगा, कहीं जाइएगा नहीं, हम ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। और भारत और चीन के बीच तनाव बढ़े हुए हैं। कादम्बिनी भी हमारे साथ हैं और उमा भी। आप दोनों विदेशी मामलों के जानकार हैं। 2014 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक टर्म कोइन की थी, इंच टूवर्ड्स माइल्स, यानी कि इंडिया चाइना टूवर्ड्स मिलेनियम ऑफ एक्सेप्शनल स्ट्रेटजी। लेकिन लगता है चीन ने इसका मतलब कुछ और कर लिया, एक एक इंच करके भारतीय सीमा में 1 मील आगे बढ़ने का, और वो 2 कदम आगे बढ़ाता है और 1 कदम पीछे हटाता है। कुछ इस तरह का लग रहा है। लगता है चीन जो भारत चाहता है उसके साथ रिश्ते, वैसे भीतर से चाहता नहीं खुद भी। उमा जी, देखिए, एक नई तरह की पहल हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे शासन संभाला था। उसके बाद जब वो शी वहां से आए थे और एक नए तरह के रिश्ते की शुरुआत की बात हुई थी, और ये रिश्ता जो है बढ़कर यहाँ तक गया कि रिश्तों को रीसेट करने के लिए हमने देखा कि मालापुरम में अभी हुआ, इसके पहले वुहान स्पिरिट की बात हुई, और लगा कि दोनों देश जो है वो आपसी संबंधों को इतनी मजबूती देंगे और आपसी समझ को और आपसी भरोसे को एक नई ऊंचाई तक, एक नए लेवल तक लेकर जाएंगे। लेकिन आज जो घटना हुई है उसके बाद लगता है कि ये सब बातें जो हैं वो पुरानी बातें हो गई और अब फिर से कुछ न कुछ रीसेट करने की जरूरत है। और इसलिए जब दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्तों की बात होती है तो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इसको निपटने की जरूरत होती है। 2 बात जो अभी चर्चा में चल रही थी जिसपे मैं अपना एक पॉइंट बताना चाहूंगा। जहां तक मैकेनिज्म की बात है तो जो बॉर्डर पर्सनल मीट होता है, जो कि एक बार भारत की तरफ होता है साल में, एक बार चीन की तरफ होता है, जो भी वहां पे तनाजे होते हैं पहले फ्लैग मीटिंग और इस तरह के मुलाकातों के जरिए निपटाने की कोशिश होती है। जो नहीं होता है तो साल में जब वो बॉर्डर पर्सनल मीट होता है तो बड़े तनाजों को उसमें सुलझाने की जरूरत होती है। जो वहां भी नहीं सुलझता है तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सेना जो है लिखकर दे देती है, फिर यहाँ पे उस पर सरकार चर्चा करती है और विदेश मंत्रालय के जरिए और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दोनों बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात करने के लिए दोनों देशों के, उनके जरिए बात को राजनयिक स्तर पे उठाई जाती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। तो इन मैकेनिज्म के रहते हुए भी जब वहां पे सेना को आपस में बात करने की जरूरत पड़ी और इस तरह की बात जो आकर सामने आई है जहां पे की शहादत कर दी गई है 3
एक अफसर और 2 जवान की, तो ये एक गंभीर मसला है और इसलिए आगे अब बहुत ही समझकर सरकार को जो है वो चलना होगा, चाहे इधर की हो या उधर। जी उमाशंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौटते हैं और चर्चा जारी रखें। तो हम जो है चीन पे चर्चा जारी रखे हुए हैं। कादिर भी, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री और जो चीन के हैं दोनों काउंटर पार्ट, उनके बीच में केमिस्ट्री की बहुत चर्चा होती है और दोनों के बीच करीब 9 बार मुलाकात भी हो चुकी है। 5 बार तो प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी मिले हैं और 4 बार चीफ मिनिस्टर रहते हुए। तो क्या इस ऐसे वक्त में ये कोई मायने नहीं रखता है कि 2 बड़े लीडरों के बीच क्या केमिस्ट्री होती है, आप कितने बार मिलते हैं, क्या बातें करते हैं, कुछ नहीं होता, या कोर कमांडर ही डिसाइड करता है? देखिए, ज़मीन पर जो है वो कोर कमांडर की वैसे अभी भी बातचीत जो है वो चल रही है और ज़मीनी जो फैक्चुअल सिचुएशन है वो काफ़ी मैटर करता है, लेकिन आपस का जो वार्मथ है वो भी काफ़ी मैटर करता है कि एक दूसरे से कितनी जल्दी बात कर सकते हैं और क्या कुछ समझा सकते हैं, अपना पोजीशन रख सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि महाबलेश्वर में जब पिछली मुलाकात हुई थी मोदी जी की, तो उस तरह का वार्मथ नहीं था जैसे कि आमतौर पर उम्मीद होती है और उस तरह के रिजल्ट्स भी, आउटकम भी उस तरह के नहीं थे इसमें। लेकिन कई और फैक्टर्स हैं, विश्व के भी फैक्टर हैं अलग अलग जगहों पे, जो आगे चर्चा में जिस पर हम बात कर सकते हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का।